रात में एक पार्टी थी यार, लेट सोया, जग नहीं पाया एक्चुअली। तो रोज लेट नहीं होऊंगा, है ना। आज हो गया हूँ, न तुम एक दिन में माइंड सेट बना लोगे, अब तो 8 के बाद ही आएंगे। 8 के पहले ही आऊंगा मैं, डोंट वरी। क्या भैया, कार्बिन आर्बिन पढ़ रहे हो क्या? प्लेट कार्बन। ठीक, फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं। तो कहाँ तक हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर में? हम लोग फ्लक्स पे कैलकुलेशन कर रहे थे ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट से स्टार्ट करता हूँ। मैं एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इसकी प्रूविंग हम नहीं करेंगे, बट इसका चूंकि प्रूविंग करने के बाद भी रिजल्ट हमें याद ही रखना पड़ेगा, तो डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज करना हम सीखेंगे। तो ये काफी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये जैसे एक सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर रीजन है, और इसके डिस्क टाइप रीजन है ना, इसके से बेटा एक्सिस पे एक पॉइंट चार्ज रखा है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमारा, आप कह सकते हो कि काफी सॉलिड एंगल की यहाँ जरूरत पड़ती है, बाकी तो किसी सवाल में कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से इसकी वजह से जो इस सर्कुलर रीजन से फ्लक्स पास होता है, इस सर्कुलर रीजन से जो फ्लक्स पास होता है, अगर इस सर्कुलर रीजन की रेडियस आर है और जो पॉइंट चार्ज है वो एक्स डिस्टेंस पे है, अगर मैं इसको सर्कल की बाउंड्री से मिलाऊं, जो ये सेमी एंगल है, कोनिकल एंगल, वो थीटा है कोन का, तो फ्लक्स का फॉर्मूला याद रख लो, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन अंडर रूट r² प्लस x, है ना। चाहे तो कॉस में याद रखो या ऐसे याद। इसका काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम करने वाले हैं। चलिए तो इसको अप्लाई करते हैं।
पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस मान लेते हैं। दिस इज अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर बेटा, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है जो यहाँ से आर डिस्टेंस। फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना पास होगा? फ्लक्स थ्रू द सरफेस बताइए, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? बिल्कुल सही है। सीधे सीधे बेटा फ्लक्स आ जाएगा, फिर में कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगाना Q/2 ε0 1 माइनस एक्स हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये फ्लक्स आ जाएगा Q/2 ε0 1 माइनस 1/रूट, बेटा है ना? हो गया सभी का? कर लोगे ना? अब देखो थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म फील्ड में तो हम इसमें प्रोजेक्शन एरिया ले लेते थे, लेकिन कई बार देखिए ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है मान लीजिए, और यहाँ पॉइंट चार्ज रखा है, दिस डिस्टेंस इज √3r और इसकी रेडियस r। हमको ये बताना है कि जो हेमिस्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर? हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स बताना कितना होगा। तो पहले तो आप ये सोचो कि आप निकालोगे कैसे। पहले तो आप ये सोचो कि आप कैसे निकालोगे इसको। क्यों, कैसे निकालोगे बेटा? तो देखो बेटा, एक ध्यान दो जरा, जितना फ्लक्स इस सर्कल के अंदर से एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स तो इस हेमिस्फीयर के सरफेस से जा रहा है। जो सर्कल से फील्ड लाइंस एंटर करेंगी वही तो आगे इसको कट करेंगी, देखो आप समझो। तो सर हेमिस्फीयर का जो फ्लक्स होगा वो सर्कल से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, और सर्कल का फ्लक्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा पॉइंट चार्ज की वजह से, 1 माइनस एक्स हो गया √3r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये आ जाएगा Q/2 ε0 1 माइनस √3/2 ना। इनफैक्ट सेम क्वेश्चन आप कोण में भी लगा सकते हो। देखो मान लो ये कोण बेटा दिया गया हमको ऐसे, और ये कोनिकल सरफेस, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा है यहाँ से x डिस्टेंस पे, और हमसे कहा जाता है कि इस कोनिकल सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ये जो कोनिकल सरफेस है इससे कितना गुजरेगा ना, हॉलो कोन की सरफेस, ये रेडियस आर है इसकी कोन की,
तो कोनिकल सरफेस से फ्लक्स बिल्कुल सिंपल वही तो होगा जो सर्कल से होगा, बताओ। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? जो भी फील्ड लाइन सर्कल के अंदर से जाएंगी वही तो कोन को कहीं पे भी कट करेंगी। जो सर्कल से एंटर नहीं करेगी वो तो कोन से भी कट नहीं करेगी ना बेटा। क्या आंसर आएगा? सीधे सीधे 1 - x/√r² प्लस x²। ये हमारा कोनिकल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। इस टाइम हमने एक कोन ये बनाया और कोन के अंदर एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, रेडियस r है और ये ओपन कोन है। फ्लक्स हमें बताना है कोनिकल सरफेस से कितना पास हो। कोनिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास, कैसे करोगे बताओ। हाँ पॉइंट चार्ज, हमें ये वाला फ्लक्स ये वाला। क्या आना चाहिए आंसर? तो बोलो। हम्म, कैसे किया? तो सही जवाब है बेटा, वेरी गुड, वेल डन। देखिए, अभी ये कोनिकल सरफेस ओपन है, कोन ये ढक्कन खुला हुआ है, आप समझिए इस बात को। अगर मैं इस ढक्कन को बंद कर दूं, अब ये क्लोज्ड हो गया। और गॉस लॉ हम क्लोज सरफेस में लगा सकते हैं। क्लोज्ड सरफेस में हमें पता है 3 डायमेंशनली क्लोज्ड हो, जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। तो अगर मुझे ये वाला फ्लक्स अगर मैं घटा दूं, ये वाला फ्लक्स, ये जो सर्कल से पास हो रहा है, ये येलो फ्लक्स और ये ग्रीन फ्लक्स मिला के कितना होगा? Q/ε0। किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा है तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, ध्यान देना, सर्कल से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस कोनिकल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, वो Q/ε0 के बराबर होगा, है ना, बाय गॉस लॉ। तो यहाँ पे कोनिकल सरफेस का जो फ्लक्स होगा, इट इज Q/ε0 माइनस सर्कल, सर्कल से x डिस्टेंस पे। तो ये जो फ्लक्स गुजरेगा, ये वाला ये हमने अभी भी पढ़ रखा है, ये है Q/2 ε0
1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, दिस इज द आंसर। क्या आंसर है? क्लोज कहाँ से क्लोज होता? तो ये क्यों आता आंसर? तो सीधे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। हाँ, वो कोनिकल सरफेस पे थोड़े ना फर्क पड़ेगा, कोनिकल सरफेस पे तो वो इतना ही रहेगा ना। हमने उसकी मदद, अगर ये सरफेस क्लोज होती तो टोटल फ्लक्स इतना हो जाता, और उस परिस्थिति में भी कौन से तो कोनिकल सरफेस से तो नहीं पास होता। क्या कहना क्या चाहते हो? तो हमें कोनिकल सरफेस से फ्लक्स बताना था, पर ये ओपन दे ना दे उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जो उससे पूछा नहीं तो सरफेस के बारे में बताएगा ही नहीं कि सर्कल वाला जो सरफेस है वो बंद है कि नहीं है, उसकी बात ही नहीं कर रहा वो तो कह रहे थे बस तुम कर्व सरफेस से बता दो कितना फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन अब तुम कर्व सरफेस से अकेले निकालोगे कैसे? कहां से क्लोज करोगे? मुद्दा ये है कि अगर मुझे तुम्हें इस दीवार से फ्लक्स बताना है तो क्या मैं बाकी दीवारों के बारे में तुम्हें जानकारी दूंगा? एग्जाम में जिक्र ही नहीं करेगा उसका। तुमसे सिंपल कहेगा कौन है, कौन बंद है कि ओपन है, कुछ नहीं बताएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। उसकी इंफॉर्मेशन वो तो तुम्हें सोचना है ना कि कैसे सोचना है। वो तो कहेगा एक चार्ज रखा है, ये कौन है, कौन की ये वाली सरफेस से फ्लक्स बताओ। जिस सरफेस से पूछ रहा है उसके अलावा किसी की कोई जानकारी नहीं देगा। ये सब तुम्हें इमेजिन करना है कि बंद है कि खुला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बताए चाहे ना बताए। हाँ, तुम्हें ये सोचना है कि अगर मैं इस सरफेस को भी बंद मान लूं तो ये 3 डायमेंशनली क्लोज्ड हो गई, तो यहां गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी सब कुछ जो टोटल फ्लक्स होगा सारी सरफेस से मिला के वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। उन सारी सरफेस में दो ही सरफेस है, एक कोनिकल सरफेस जिससे हमें पूछा गया है और एक सर्कल, तो दोनों का मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये तुम्हें सोचना है, वो बिल्कुल नहीं बताएगा कि कौन। वो तो मैंने बोल दिया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं क्वेश्चन की, इसलिए मैं अपनी तरफ से बोल देता हूं। एग्जाम में बिल्कुल नहीं बोलेगा कि क्या है क्या नहीं। आप समझ रहे हैं? तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन में लिख देता हूं। और जैसे मैंने सिलेंडर दिया और इस सिलेंडर का लेंथ जो है वो L है, और इसके यहाँ पे चार्ज रखा है Q। यहाँ से डिस्टेंस है L/3 और यहाँ से डिस्टेंस है 2L। तो हमें जो फ्लक्स बताना है सिलिंड्रिकल सरफेस से बताना। तो सिलिंड्रिकल सरफेस है उससे फ्लक्स बताना है, सिलेंडर से नहीं। दिस इज योर सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस एस, ये वाली, ये जो सरफेस है इससे फ्लक्स बताना है। अब ये ढक्कन खुले हैं कि बंद है इसका कोई जिक्र नहीं, तुम सोचो ये जो कर्व्ड सिलिंड्रिकल सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास हो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया है।
आ गया? हाँ, आर मान लो, आर मान लो। तो देखो मैं मैंने क्या कहा, मैं इस ढक्कन को बंद कर देता हूँ, ढक्कन को बंद कर देता हूँ, इस सरफेस को S1 हो या नो, मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ कि अगर मैं इसे क्लोज्ड मान लूं तो S1 का फ्लक्स, S2 का फ्लक्स और S का फ्लक्स मिलाकर होगा Q/ε0। सिलेंडर क्लोज हो जाएगा तो क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस का फ्लक्स ये होगा। यहां से जो सिलेंड्रिकल सरफेस का फ्लक्स होगा वो Q/ε0 माइनस Q/2ε0, 1 माइनस ये है L/3 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया L²/9 प्लस R स्क्वायर, इतना हो गया उससे, माइनस Q/2ε0, 1 माइनस 2L/3 अपॉन अंडर रूट 4L²/9 प्लस, दोनों सर्कल से माइनस कर दिया, कुछ इधर इस सर्कल से पास होगा बेटा और कुछ इस सर्कल से पास होगा। अगर ये दोनों घटा दिए जाएं, बाकी बचा हुआ इस सिलेंडर से पास होगा, बाकी बचा हुआ सिलेंडर से पास होगा, है ना। ये अगर ये एक सर्कुलर सरफेस है और दोनों तरफ एक प्लस Q चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा जाए और एक प्लस Q चार्ज यहाँ से, इस सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास हो ना, कितना पास हो, 0 पास हो। इसे दो तरह से समझ सकते हो, या तो अलग अलग फ्लक्स निकाल लो, इसको अगर छुपा के इसको देखोगे तो इसका फ्लक्स इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसको छुपा के इसको देखोगे केवल तो इसका फ्लक्स इस डायरेक्शन में। या अगर दोनों की रिजल्टेंट फील्ड बना लो तो यहाँ एक बीच में किसी ऐसी सरफेस है और यहाँ पर दोनों चार्ज ऐसे हैं,
जो भी फील्ड लाइंस बनती हैं वो ऐसी हो जाती हैं, आपको याद होगा, ऐसे आके हकीकत में कोई फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो। समझ रहे हैं ना? अगर फ्लक्स ना, अगर रिजल्टेंट फ्लक्स को फील्ड लाइंस के थ्रू देखा जाए, जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ आके ऐसी हो जा रही, ये इसको क्रॉस नहीं करेगा इस सरफेस को कोई, है ना? तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स जीरो। और बाकी ऐसे भी सोच सकते हो, इसको छुपा लोगे तो इसका फ्लक्स इस डायरेक्शन में आएगा, सेम फ्लक्स इसका इस डायरेक्शन में। हाँ, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो इसका फ्लक्स जितना इस डायरेक्शन में आएगा और नेगेटिव है उसका भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। प्लस और माइनस होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि प्लस और माइनस के केस में आपको पता ही है फ्लक्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन्स ऐसी ऐसी होती हैं, याद करो, क्रॉस करेंगे 100%, है ना? जीरो नहीं हो सकता, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ये जीरो। चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, सिमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सिमेट्री यूज होती है। एक दो सिमेट्री वाले क्वेश्चन, हालांकि ये अपने स्कूल टाइम में कर रखे होंगे तुमने। जैसे मान लो एक हेमिस्फीयर है, दिस इज द हेमिस्फीयर, और अगर मैं उसके सेंटर पे यहाँ पे चार्ज रख दूं तो हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना पास होगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसा ही एक आधा सरफेस और बना के क्लोज सरफेस बनाई जा सके और गॉस लॉ का यूज करा जा सके तो हम बना लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस तरह की सरफेस हमें दी है वैसी एक दो सरफेस और बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सरफेस हमें दी गई है और एक ऐसी एक सरफेस हम यहाँ और बना ले, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये एक हमारा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। लग तो नहीं रहा थोड़ा सा, लेकिन मान लो स्फीयर है। तो अगर स्फीयर क्लोज हो जाएगा तो जितना फ्लक्स इससे पास होगा उतना ही इससे पास होगा, और टोटल चूंकि क्लोज हो गया तो टोटल कितना पास हो रहा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस लॉ। तो इससे कितना पास हो जाएगा, आधा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। समझ आ रही बात? अच्छा, वो जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन, एक जैसा कि मैंने बताया था कि जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये ये यहाँ पर एक चार्ज जो था इसके जस्ट आउटसाइड रखा था, ऐसे जस्ट आउटसाइड रखा था, और ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पूछा था फॉर द ऑब्जर्वर दिस साइड। अगर इधर से ऑब्जर्वर है तो हेमिस्फीयर से इस हेमिस्फीयर से हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, में एक ऑप्शन ये भी था। और हेमिस्फीयर है तो डेफिनेटली रेडियस, ये वाली जो रेडियस होगी यार होगी ऑफ कोर्स ये भी। देखो जरा बताओ कितना होगा इस सरफेस से, बताना इस सर्कल से नहीं बताना।
सही आएगा। देखो, अगर हम, तो ये तो सर्कल से निकाला तुमने, क्यों? देखो, कुछ कुछ ऐसा फ्लक्स भी होगा जो इससे जाएगा लेकिन सर्कल से नहीं जाएगा। ओ, ओ, कहाँ सर्कल से जा रहा है? और दिखाता हूँ, देखो, ये यही भी सुनना चाह रहा था मैं, कल मैंने बताई थी ये बात तुम लोगों को। ये जो फ्लक्स है ये सर्कल से पास नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि चार्ज जस्ट आउटसाइड था तो ये सारा फ्लक्स कितना है, जीरो। क्योंकि ये सरफेस को दो बार कट कर रहा है ना, ये दो बार कट कर रहा है। तो जो भी फ्लक्स इससे एक बार कट करेगा, मतलब यहीं से एंटर करेगा जस्ट, और वो इससे पास होगा, इससे पास होगा, इससे पास होगा, तो ये जो फ्लक्स है ये नॉन जीरो है ना। तो अल्टीमेटली आंसर वही। अच्छा, ये डिस्टेंस चूंकि नेग्लिजिबल है, वहां सरफेस के जस्ट आउटसाइड है, तो बस वो आर ही ले लेंगे। बेसिकली अगर बाहर नेगेटिव साइन के साथ फ्लक्स दिया गया था, बिकॉज ऑब्जर्वर बाहर से मेजर कर रहा है, इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, 1 - 1/r/√r² + x की वैल्यू भी, ये वाली डिस्टेंस भी आर ले लेंगे, ये भी आएगा। तो जो लाइंस, मुद्दा ये है कि जो लाइंस सर्कल से पास नहीं हो रही हैं, वो लाइंस सरफेस को दो बार कट कर रही है ना। जो लाइंस सर्कल से पास नहीं हो रही हैं, वो लाइंस सरफेस को दो बार कट कर रही हैं, उनकी वजह से फ्लक्स क्या है, जीरो। आई, एक हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा है। तो अगर पूछा जाए कि क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो नो डाउट क्यूब एक क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल सरफेस है और चार्ज इनसाइड है, तो फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बाई गॉस थ्योरम। लेकिन चूंकि चार्ज सेंटर पे रखा है, तो जितनी भी 6 की 6 सरफेस होंगी सभी आइडेंटिकल होंगी बेटा, तो सभी सरफेस से बराबर बराबर फ्लक्स पास होगा। तो अगर एक वन सरफेस से फ्लक्स पूछा जाए, तो बताओ कितना होगा बेटा, क्यू बाई, है ना, कोई परेशानी? अब इसी क्वेश्चन को मेंस के एग्जाम में थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया था। उन्होंने ऐसे पूछा था कि एक स्क्वायर सरफेस है, ऐसे मान लो 10 बाई 10 का एक स्क्वायर सरफेस है, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा है। तो बताइए इस स्क्वायर सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो आप देखिए, सेम क्वेश्चन आपको पूछा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो ये एक स्क्वायर सरफेस है और उसके सेंटर से ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा है, रखा है कि नहीं रखा है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लॉट आपने ले रखा है, अगर आप चार दीवारें और बना दें, ऊपर छत रख दें, तो क्यूब बन जाएगा कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? ये 10 बाई 10 की है, आप चारों तरफ प्लॉट के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दें, ऊपर से छत डाल दें, तो ये उस क्यूब की एक सरफेस होगी, और ये चार्ज कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो क्या यही सवाल है जो यहाँ पूछ लिया है? वन सरफेस का ही तो क्वेश्चन बन गया ये, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल भी आ जाते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, है ना। देख लो।
ये रिजल्ट्स थोड़े से याद रखने वाले हैं। तो मान लीजिए क्यूब है बेटा हमारे पास, और इस क्यूब के बेस सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा। तो हमें क्यूब से फ्लक्स पूछा गया है। तो अगर हमें देखिए, अब ये चूंकि क्यूब के अंदर नहीं है चार्ज, तो टोटल क्यूब से फ्लक्स कितना, और बाहर भी नहीं है, ऑन द सरफेस है एक पे। तो यहाँ पर अगर हमें इस क्यूब से फ्लक्स बताना है तो हम क्या करें, इसके बगल में अगर हम एक क्यूब और बना दें, तो तुम देखो ये दोनों क्यूब के एकदम बीचों बीच आ जाएगा और अंदर हो जाएगा, इनसाइड द दिस होल रीजन, है ना। तो जितना फ्लक्स, इस पूरे से फ्लक्स कितना पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्यूब से मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि अब वो अंदर आ गया ना। इस पूरे से पास होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना पास होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पास हो जाए। तो अगर कोई चार्ज किसी क्यूब के बेस सेंटर पे रखा है ना, सॉलिड स्टेट पढ़ ली, अभी पढ़ लोगे तब कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह का कंसेप्ट शायद सर यहीं बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो चार्ज होगा, इसकी वजह से थ्रू 1 क्यूब जो पास होगा फ्लक्स, वो आधा हो जाएगा क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बेसिकली ये देखना है कभी भी ऐसा कोई सो कि कितनी सिमिलर सरफेस को कनेक्ट करके तुम उस चार्ज को एकदम सेंटर पे ला सकते, है ना, ताकि तुम सिमेट्री का यूज कर सको। इसी तरह से सेम कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास मान लो कोई क्यूब है बेटा, ये थोड़ा सा मैं छोटा डायग्राम, और ये एज के सेंटर पे बेटा, एज के सेंटर पे, एज के यहाँ। तो अब आप ये देखो कि कुल कितने क्यूब लगाने से एकदम सेंटर पे मामला आएगा। 4 क्यूब, मतलब इसको मिला के 3 और, इसको मिला के 3, इसके अलावा 3 और ना। कैसे रखोगे, एक तो ऐसे इसके बगल में रख दोगे और इन दो के पीछे 2 रख दोगे। समझ पा रहे हो क्या, मैं बना नहीं रहा, ठीक है। एक इसके बगल में बिल्कुल ऐसे रखोगे, फिर इन 2 के पीछे 2 और रख दोगे, तो ये जो होगा उन चारों के एकदम सेंटर पे आ जाएगा। और चारों से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना होगा, क्यू बाई 4। चाहो तो याद भी कर सकते हो। तो यहाँ क्यूब से जो फ्लक्स पास होता है, अगर सेंटर एज पे है, तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट पास होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है और उस सरफेस पे कहीं पे भी कोई, पूरे कॉर्नर पे, मिड पॉइंट पे, कहीं पे कोई चार्ज रखा है, ऑन द सरफेस चार्ज है, चार्ज जो है वो ऑन द सरफेस है, सरफेस की कोई थिकनेस नहीं है, तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं। क्योंकि जो लाइंस होती हैं, अगर मैं सरफेस पे लाइंस बनाऊं तो जो लाइंस होंगी वो सरफेस के पैरेलल होंगी, भले रेडियल हो। इनमें से कोई भी लाइन, ध्यान देना, इनमें से कोई भी लाइन इस सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सरफेस पे जो लाइन है ना, वो ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन है। हाँ, कुछ लाइंस ऐसे बाहर भी आ रही होंगी, 3 डायमेंशनल है ना,
तो जो लाइंस बाहर आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, वो लाइंस पीछे से थोड़े ना आ रही हैं, वो तो सरफेस से शुरू हो रही ना। फ्लक्स उन लाइंस के कारण होता है जो उसके थ्रू इंटरसेक्ट करते हुए निकले, जो सरफेस को क्रॉस कर रही हूं। पॉइंट चार्ज तो एग्जैक्टली ऑन द सरफेस रखा है, तो जो लाइन चार्ज सरफेस के बाहर आती नजर भी आएंगी, कुछ तो लाइंस ऐसी होंगी, कुछ तो ऐसी होंगी, ये रेडियल ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो, कुछ तो इस तरह से होंगी। लेकिन जो बाहर आती हुई नजर आएंगी लाइंस, बाहर आती हुई लाइंस नजर आएंगी, वो भी इधर से थोड़े ना इधर आती हुई नजर आएंगी। जो सरफेस तुम कह रहे हो सर कुछ लाइंस इधर भी आ रही हैं, कुछ इधर, चूंकि सरफेस वो सरफेस से ही शुरू हो रही है, जो बाहर आ रही इधर आ रही वो सरफेस से आ रही। यहाँ पे चार्ज रखा है, जो लाइंस ऐसे बाहर आ रही होंगी थ्री डायमेंशनली, वो यहीं से स्टार्ट हो रही, वो इस तरफ से इस तरफ थोड़े ना आ रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब क्रॉस करती है कोई लाइन, इंटरसेक्ट है ना, तो जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा सरफेस से फ्लक्स नहीं पास होगा। तो अगर किसी सरफेस पे कहीं पर भी कोई पॉइंट चार्ज रखा जाए तो उस सरफेस से फ्लक्स कितना होता है भैया? ये तो नॉट इक्वल टू कैसे लिखते? जीरो होता है बेटा, समझ रहे कि नहीं? तो जिस सरफेस पे पॉइंट चार्ज रखा है उससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब में हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है यहां पर कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे पॉइंट चार्ज रखा है, इसकी नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा जाता है कि बताओ पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब? तो पूरे क्यूब से अगर आप देखोगे तो इस बार आपको सिमेट्री मेंटेन करने के लिए और चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए टोटल 8 क्यूब चाहिए। कैसे चाहिए? तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक इसके बगल में, बताओ, दो उसके पीछे और 4 ऊपर, 4 बन जाएंगे। और जब 4 क्यूब बन जाएंगे तो छत पे आ जाएगा चार्ज, सेंटर पे, छत के सेंटर पे नहीं आएगा। विजुलाइज करना पड़ेगा। मैं ये लिख लिया है, ये बना लिया, कैसे बनाऊं देखो। इतनी ज्योमेट्री बनाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा एनालाइज कर लो। ये जैसे है ये, तो यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ पे एक जो है, एक तो इसके बगल में आएगा, आ गया ना, दो इसके पीछे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे, दो इसके पीछे चले जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो ये छत के सेंटर पे आ जाएगा, छत पे पहुंच गया ये चार्ज, और 4 के ऊपर पूरा एक एक मंजिल और खड़ी कर दो, एक फ्लोर और बना दो, मकान दुखंडा बना दो। तो ये बिल्कुल 4 क्यूब के ऊपर, जब जैसे ही 4 क्यूब रखोगे, टोटल 8 क्यूब होंगे, तो एकदम सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे लाना इसलिए जरूरी ताकि सिमेट्री आ जाए। उन 8 क्यूब जो होंगे, 8 क्यूब, वो 8 आइडेंटिकल होंगे पॉइंट चार्ज के लिए, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ऊपर वाले 4 हो, 8 आइडेंटिकल होंगे। तो जो टोटल 8 क्यूब से फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना पास हो? हाँ, वैसे तो बच्चे याद कर लेते, स्कूल टाइम से ही याद होता है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपने स्कूल में किए हुए, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब मैं अगर इसमें ये पूछूं आपसे कि बताइए 1 2 3 4 वाली सरफेस से कितना पास हो? 1 2 3 4 वाली से, हाँ, 0 पास होगा, क्योंकि 1 2 3 4 की सरफेस पे ही चार्ज लाई कर रहा है। कोई भी फील्ड लाइन 1 2 3 4 को इंटरसेक्ट नहीं करेगी।
या तो इसके पैरेलल होगी या बाहर चली जाएगी या सीधे यहीं से अंदर चली जाएगी, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मैं कहूं कि 1357 इसका भी 0 होगा, और अगर मैं कहूं कि 1265 तो इसका भी 0 होगा। तो तीन सरफेस, पीछे वाली सरफेस, बगल वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस, जो एक कॉर्नर तीन सरफेस पे लाई करता है, उन तीनों से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। और बची हुई तीन सरफेस जो होंगी वो सिमेट्रिकल होंगी कॉर्नर पॉइंट के लिए। 3, 4, 8, 7 और नीचे वाली 5, 6, 7, 8 और बाहर वाली 2, 4, 8, 6, इनसे बराबर बराबर पास होगा, तो इसका 1/3 कर देंगे, तो Q/24 ε0, Q/24 ε, यानी जो टोटल फ्लक्स क्यूब से पास हो रहा है वो तीन सरफेस से पास हो रहा है, और तीनों आइसिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है। इसके लिए ये वाली सरफेस, बाहर वाली, नीचे वाली और ये दूर वाली। ये हम लोगों ने फ्लक्स का कैलकुलेशन किया है। अब हम लोग एप्लीकेशन पे आते हैं, तो गॉस थ्योरम लिख लेते हैं पहले, स्टेटमेंट गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ? व्हाट इज गॉस लॉ? वो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स of resultant electric field, electric flux of resultant electric field through any imaginary closed surface, closed three-dimensional surface is equal to net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या Q बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख देते हैं लोग, बट Q का मतलब है Q इनसाइड, इसलिए मैं जानबूझ के Q इन लिख देता हूं ताकि हमें एहसास रहे हमें सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। E यहां पर है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, at any point on the Gaussian surface
due to all the charges inside and outside the Gaussian surface। मतलब जो E होता है गॉस थ्योरम में, जो E आता है, ऐसा भ्रम कुछ बच्चों को हो जाता है कि E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, बट दैट्स नॉट ट्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो अंदर और बाहर दोनों की वजह से नेट फील्ड आती है। बेटा यहाँ पे नेट फील्ड रखनी होती है। हाँ, Q इनसाइड इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, है ना। तो जो Q इन है वो अंदर का चार्ज है, बाहर का चार्ज नहीं है। तो मैंने बताया था कि जो चार्जेस बाहर होते हैं उनका फील्ड में तो कंट्रीब्यूशन होता है पर फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो Q इन है, इट इज नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं कि जैसे गॉस थ्योरम हमारी सभी प्रकार की सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे जैसा रेगुलर, इरेगुलर, छोटा बड़ा, किसी भी तरह का गॉसियन सरफेस आप मान सकते हो उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अलग बात है कि जब हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो मैथमेटिक्स टफ हो जाएगी, तो हम सॉल्व केवल उन्हीं केसेस में करते हैं जहाँ सिमेट्री होती है और जहाँ इंटीग्रल ई डॉट डी को इंटीग्रेट किया जा सके। बट अगर कोई पूछे कि क्या एप्लीकेबल नहीं है, तो एप्लीकेबल है ना। हम चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, कि गॉस लॉ is applicable for all three-dimensional closed surface of any size and shape। हाँ, इसमें ये जरूर है कि गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ऑन द सरफेस चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चार्ज सरफेस के अंदर हो या बाहर, मतलब हमें ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं मानना है जब सरफेस पे ही चार्ज आ जाए, है ना। तो आप कह सकते हो गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट कंटेन एनी चार्ज, है ना। तो जो चार्ज है वो ऑन द सरफेस जीरो होना चाहिए, ऑन द सरफेस जीरो होना चाहिए। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें ये गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q1 है, Q2, और एक यहाँ पॉइंट चार्ज यहीं रखा है Q3, तो यहाँ फिर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा।
यहाँ गॉस लॉ नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई पॉइंट चार्ज ऑन द सरफेस ही लाई कर रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गॉसियन सरफेस पे चार्ज नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ पर इसके नेबरहुड में फ्लक्स अनडिफाइंड हो जाए। हालांकि अगर कोई स्फीयर पे चार्ज है, मान लो स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, जैसे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से चार्ज को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे तुम्हें लग सकता है कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो किसी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, यानी मल्टीपल पॉइंट चार्ज के केस में किसी पॉइंट चार्ज को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। बट यहाँ क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस, यहाँ ये गॉसियन सरफेस पॉसिबल है, ये गॉसियन सरफेस पॉसिबल है। अब आप कहोगे सर ये भी तो ये बहुत सारा कट कर जाएगा चार्ज को, बट ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई है, तो सरफेस का हमारा कोई वॉल्यूम नहीं है, थिकनेस ना के बराबर है। यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमने बचा के उसको निकाल लिया। तो अगर देखो सरफेस पे चार्ज लिखोगे रो वी, और जब इसकी थिकनेस ही नहीं कंसीडर कर रहे हो तुम, जब थिकनेस नहीं कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा कि जो रो वी होगा वो जीरो हो जाएगा ऑन द सरफेस, क्योंकि उसकी कोई जो सरफेस हम मान रहे हैं इमेजिनरी है ना सरफेस, उसकी कोई थिकनेस थोड़े ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है, इट कैन नॉट पास थ्रू द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बट इट कैन पास थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसके बीच में से गॉसियन सरफेस बना सकते हो, क्योंकि उसकी थिकनेस आप इमेजिन नहीं कर रहे हो, थिकनेस है जीरो, तो गॉसियन सरफेस पे जो ऑन द सरफेस चार्ज होगा वो जीरो होगा। ठीक है, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू रो वी से हम यहाँ सोचेंगे तो वॉल्यूम ही नहीं है, थिकनेस ही नहीं है मटेरियल में कोई, है ना, सरफेस की, तो देयर शुड नॉट बी एनी चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस। तो ये बस एक बात ध्यान में रखनी है। बाकी वो पहली वाली बात इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी की आएगी, सभी की होती है, पर फ्लक्स में चार्ज केवल अंदर वालों का ही लेना होता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे कोर्स में, वैसे तो हर जगह लगा सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में 3 तरह के क्वेश्चंस में गॉस लॉ एप्लीकेबल है। एक मतलब एप्लीकेबल क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, एक स्फेरिकली रेडियल फील्ड, एक सिलिंड्रिकली रेडियल फील्ड और एक प्लेनर फील्ड। तो सबसे पहले हम स्फेरिकली रेडियल फील्ड डील करेंगे। स्फेरिकली रेडियल फील्ड में एक पॉइंट चार्ज की फील्ड आती है, सेल की स्फेरिकल सेल की फील्ड आती है और सॉलिड स्फीयर की फील्ड आती है। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला डेराइव करेंगे, वही फॉर्मूला हम पॉइंट चार्ज में भी लगा सकते हैं जनरल फॉर्म में, वही फॉर्मूला हम सेल में लगा सकते हैं। अगर आप सही से समझ जाओगे तो आपको बार बार चीज़ें डेराइव नहीं करनी पड़ेंगी, और वही फॉर्मूला हम सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड सॉलिड स्फीयर विद वेरिएबल चार्ज डेंसिटी भी लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे गॉस थ्योरम में, तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के और स्फेरिकल फील्ड के ही 100% क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो हम लिख लिया सबने, चलिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्फेरिकली रेडियल फील्ड। अभी आप इसको मन में, मैं मान के चल रहा हूं जैसे पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है बेटा, पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है वो स्फेरिकली रेडियल फील्ड होती है। स्फेरिकली रेडियल का मतलब ही यही होता है कि अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें, तो हर एक फील्ड लाइन स्फीयर के रेडियस के अलोंग होगी। तो इस तरह की फील्ड को स्फेरिकली रेडियल फील्ड कहते हैं। बहुत ध्यान समझना जरा बेटा, जब भी हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, जब भी कोई भी गॉस थ्योरम लगाई जाती है, मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखाता हूँ, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो हमेशा 2-3 बातें ध्यान रखना। जिस पॉइंट पर E डॉट डी ए का मतलब क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ, गॉसियन सरफेस के किसी जनरल पॉइंट पे, तभी तो फ्लक्स निकालोगे। तो सबसे पहली बात कि जिस पॉइंट पर हमसे फील्ड पूछी गई है, हमारा गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से पास होना चाहिए। पास ही नहीं हो रहा तो फील्ड पता लगा गॉसियन सरफेस पे है कि निकालना कहीं और था, गॉसियन सरफेस कहीं और से पास हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे फील्ड हमसे पूछी गई है वहां से गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए, तब तो तुम्हारी जो गॉसियन सरफेस पे फील्ड होगी वही उस पॉइंट की फील्ड हो जाएगी ना।
दूसरी बात कोशिश ये करनी है कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक बनाओ ताकि गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी पॉइंट पे सेम होगा तो ई की वैल्यू जो होगी वो सभी जगह सेम आएगी। तो ई कॉमन ले सकते हो तुम इंटीग्रेशन से, और ई सिमेट्रिक से ई की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी। तो हमेशा गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर करो जिसके सभी पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम हो। अगला पॉइंट, गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हें पता हो हर जगह और सेम हो, और पूरी कोशिश करो कि हर जगह एंगल 0 डिग्री हो। तो बहुत बढ़िया शानदार, ई डॉट डी ए में ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि हर जगह एंगल वेरी कर रहा है, एंगल भी एक फंक्शन है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन बातों का, है ना। तो स्फेरिकली रेडियल फील्ड जो होती है उसमें हम जो गॉसियन सरफेस मानते हैं वो स्फीयर मानते हैं। कोई भी स्फेरिकली रेडियल फील्ड हो उसमें हम जो गॉसियन सरफेस मानते हैं वो स्फीयर मानते हैं। अभी आप ये मत समझना कि मैंने पॉइंट चार्ज की फील्ड में, मैंने तो बस आपको रेडियल फील्ड बना के दिखाया। अंदर कौन है ये मुझे नहीं पता, ये पॉइंट चार्ज की फील्ड है या स्फीयर की फील्ड है या सेल की फील्ड है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, ये कोई ऐसा चार्ज है जिसकी फील्ड कैसी होती है, स्फेरिकली रेडियल। It can be a solid sphere, it can be a solid sphere with variable charge density, it can be a cell, कुछ भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन क्या हो। तो जो फॉर्मूला मैं आपको लिखाने जा रहा हूं वो सभी स्फेरिकली रेडियल फील्ड में वैलिड होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से आर दूरी पे यहाँ पे फील्ड बतानी है, इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है हमें। तो हमने इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया। दिस इज द इमेजिनरी सरफेस, काल्पनिक है ये। स्फीयर ही बनाते हैं, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस बच्चा। स्फीयर इसलिए बनाते हैं कि अगर तुम यहां से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे देखोगे तो फील्ड चूंकि रेडियल है तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, या अंदर की तरफ होगी। अभी मान लेते हैं हमने फील्ड लाइंस बाहर बनाई है तो बाहर की तरफ। और इस गॉसियन सरफेस का अगर छोटा सा एरिया वेक्टर लोगे तो डीए वेक्टर भी ऐसे होगा। कहीं पर भी देखोगे तो जो डीए वेक्टर होगा वो इस तरह से आएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो इस तरह से आएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो जो डीए वेक्टर है वो इस तरह से आएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी इस तरह से आएगा। यानी पहली बात तो इस सेंटर से चारों तरफ सिमेट्री है, दूरी आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। आप कहीं पर भी देख लीजिए, डीए ऐसे होगा, ई भी ऐसे होगा। तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और ई थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा, मीन मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो ये ई हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे लिखने वाले, ई डीए कॉस 0 इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई मैग्नीट्यूड में कॉमन आ जाएगा बाहर, चूंकि ई थ्रू आउट सेम है। इंटीग्रेशन ऑफ डीए चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और आप देखेंगे तो छोटा छोटा एलिमेंट सारा एरिया जुड़ने के बाद गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये सिर्फ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं है बेटा, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्फेरिकली रेडियल फील्ड्स। ऑल स्फेरिकली रेडियल फील्ड्स, सभी स्फेरिकली रेडियल फील्ड्स के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला बेटा, है ना, चाहे वो पॉइंट चार्ज के केस में हो। हाँ, अगर पॉइंट चार्ज के केस में होगा तो पॉइंट चार्ज बस यहां पर क्यू पॉइंट चार्ज रखा होगा फॉर पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज होगा फॉर पॉइंट चार्ज, जो क्यू इनसाइड है उसको क्यू रख देंगे, तो यही सेम यहां क्यू इनसाइड जो है अंदर सेंटर पे क्यू रखा होगा, क्यू रख देंगे, तो यू विल गेट के क्यू बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन को के लिखती है। लेकिन अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं भी होगा तो भी ये हर केस में वैलिड होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि फील्ड यहाँ स्फेरिकली रेडियल है। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी स्फेरिकल चार्ज होता है तो फील्ड स्फेरिकली रेडियल होती है। स्फेरिकल चार्ज का मतलब स्फेरिकल सेल पे चार्ज है, सॉलिड स्फीयर पे चार्ज है ना। सॉलिड स्फीयर में
वेरिएबल चार्ज डेंसिटी भी है बट आर के साथ रेडियली वेरी कर रही है। तो उन सभी केसेस में हमारी जो फील्ड होती है वो स्फेरिकली रेडियल। तीन ही केस है हमारे कोर्स में, शेल और सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट चार्ज। डन। अब देखिए यहां पर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, ये बेटा सेल है, इसकी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉलो स्फीयर समझ लीजिए। अब ये जो फॉर्मूले हम पढ़ने जा रहे हैं ये तीन तरह के केस में वैलिड होंगे। अगर हॉलो स्फेरिकल सेल है तो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, अगर हॉलो स्फेरिकल ही है तो सर चार्ज सरफेस पे ही होगा। अगर सॉलिड कंडक्टर भी है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, तो भी जो चार्ज दोगे वो कहाँ रहता है, सरफेस पे। तो ये तीन जगह वैलिड होगा, नॉन कंडक्टिंग होलोस्फीयर, कंडक्टिंग होलोस्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। बिकॉज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे भी चार्ज कहाँ होगा, सरफेस, इट विल बिहेव लाइक ए होलोस्फीयर, राइट। तो फॉर्मूले तीनों जगह वैलिड होंगे। अच्छा, चूंकि चार्ज स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अभी हमें नहीं पता कि फोर्स फील्ड अंदर होगी कि बाहर होगी, कहाँ होगी। हम मान लेते हैं कि अंदर बाहर सभी जगह होगी, और लेकिन होगी कैसी वो तो हमें पता है कि रेडियल होगी। हमें पता है कि जहां भी होगी रेडियल होगी। अभी चूंकि मुझे जानकारी है तो मैं बना देता हूं लाइंस।
अंदर भी होंगी तो रेडियल होंगी। अब मैं जानता हूं कि फील्ड अंदर नहीं होती इसलिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो पहले गलत बना सकते हो, पूरे पूरे में रेडियल बना सकते हो कि अंदर जो फील्ड होगी वो भी रेडियल होगी, वो तो बाद में पता चलेगा। और देखो मैं फिर बता दूं आपको, आप एग्जाम में अगर चाहो, अगर आप स्कूल में एग्जाम लिख रहे हो तो आप यहां से चालू करना पड़ता है आपको, लेकिन अब मैंने आपको ये फॉर्मूला जानबूझ के लिए इसलिए बनाया कि अगर आप जेई का एग्जाम लिख रहे हो और आपको वहां पे प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप हमेशा यहां से स्टार्ट करिए। ये लाइनें स्फेरिकली रेडियल फील्ड में हमेशा सिमिलर आएंगी, हमेशा आप ई डी ए कॉस जीरो लिखोगे, हमेशा ई बाहर लोगे, सिमेट्री से कॉस जीरो 1 हो जाएगा ऑलवेज, अगर स्फेरिकली रेडियल फील्ड है, ठीक है ना। तो यहां पर भी अगर मुझे स्टार्ट करना है और मान लो मुझसे कहा गया कि अंदर बताइए, अंदर आर डिस्टेंस में फील्ड क्या है, तो सबसे पहले इनसाइड अगर मुझे फील्ड बतानी है तो इनसाइड के लिए आर लेस देन आर पे हमें फील्ड बतानी है। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले ध्यान देना है, तो गॉसियन सरफेस हमें बनानी है। तो हमने यहां पे एक गॉसियन सरफेस बना दी। इस गॉसियन सरफेस के लिए हमें गॉस लॉ लगाना है। तो देखो हम क्या लगा रहे हैं, बहुत ध्यान देना, ये दिस इज द गॉसियन सरफेस, यहाँ फील्ड बतानी। इसके लिए जब हम गॉस लॉ लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बट क्यू इनसाइड जीरो, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर क्यू इनसाइड अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो आ जाएगी। अब यहाँ से मिसकंसेप्शन मत पाल लेना कि अंदर चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स फील्ड जीरो ही होगी। कोई कहने लगे मुझे कि एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है सर, क्यू इनसाइड जीरो है तो यहाँ हर जगह फील्ड जीरो होगी, ये केवल स्फेरिकली रेडियल फील्ड में बात हो रही है। वरना मैं आपको 50 बार बता चुका हूं कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर क्यू इनसाइड जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, ये जरूरी नहीं कि ई जीरो हो। यहां इसलिए है क्योंकि यहां ई डी ए के बीच का एंगल 0 ही डिग्री होने वाला है, ई डी ए कॉस थीटा। आप देखिए यहां पर फिर मैं ले चलता हूं आपको, अगर क्यू इन जीरो है तो यहाँ ई डॉट डी ए में कॉस की वैल्यू कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव थोड़े ना हो सकती, कॉस तो जीरो ही रहने वाला हर जगह। तो स्फेरिकली रेडियल फील्ड में अगर क्यू इन जीरो है तो उसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि क्यू इन ई जीरो है वहां पर, क्योंकि एरिया जीरो है नहीं आपका। ई डी ए के बीच का एंगल कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव है नहीं कि भाई कहीं ऑप्टिव है कहीं एक्यूट है, कॉस थीटा कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव आ रहा है। तो स्फेरिकली रेडियल फील्ड में ये कंक्लूजन आ जाता है कि नहीं क्यू इन जीरो है तो ई जीरो हो जाएगा। ये इन जनरल ट्रू नहीं है, ये बहुत गलती करने वाला सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आया है और जनता भर भर के गलती करती है। इसलिए मैं रुक जाता हूं जब भी ये बात आती है और मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि मैं यहाँ स्फेरिकली रेडियल फील्ड में लिख दे रहा हूं आसानी से, क्योंकि मैं यहाँ दिखा चुका हूं आपको कि फील्ड जब भी स्फेरिकली रेडियल होगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर इसको जीरो करना है तो हमें यही जीरो होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन ये बात पूरी इलेक्ट्रो में इन जनरल वैलिड नहीं है, जहां स्फेरिकली रेडियल फील्ड नहीं होगी वहां ये बात वैलिड नहीं है कि पता लगा एक गॉसियन सरफेस है उसके अंदर एक डाइपोल रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ अक्सर ये सवाल मेंस में पूछा गया है और पूछेगा बताओ यहाँ फील्ड जीरो है क्या जीरो, तो फ्लक्स जीरो होगा, यहाँ क्यू इन यहाँ भी जीरो हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू नेट क्यू इन जीरो हो जाएगा, तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए जीरो होगा यानी फ्लक्स जीरो होगा। बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि वहां ई जीरो है ऑन द सरफेस, ई जीरो नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन ये दिमाग में मत बिठाएं कि ऐसा इन जनरल वैलिड नहीं है ना। तो यहां चूंकि हम लोग वो चीज कंक्लूड करके आए हैं तो हमें पता है, तो अंदर फील्ड जीरो होगी। आउटसाइड अगर हम देखें, आउटसाइड देखो इसीलिए मैंने फील्ड लाइंस अंदर नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि अंदर फील्ड नहीं होती, मिटानी पड़ती बाद में। आप जैसे अगर आप बिल्कुल नए हो और आप पहली बार कर रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि फील्ड लाइन अंदर भी है, बाद में अंदर मिटा देना कि अरे अंदर तो फील्ड जीरो है तो फील्ड लाइन अंदर तो होगी ही नहीं, है ना। आउटसाइड अगर देखोगे यानी सेंटर से जो दूरी है वो रेडियस से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं आर, इस पॉइंट पे चाहिए। तो देखो इस जहां फील्ड पूछिए वहां से गुजरने वाला ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है। तो अगर इसके लिए गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाओ, फिर मैंने क्या कहा, कहानी की शुरुआत यहां से करोगे एग्जाम में, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, ये क्यू चार्ज, जो भी क्यू चार्ज दिया गया है ना ऑन द सेल, तो ये आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हाँ यहां पर कई बार सिग्मा के टर्म में आंसर लिखना होता है, तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, बता चुका हूं मैं आपको। तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर।
तो अगर आंसर सिग्मा के टर्म में लिखना है तो क्यू की वैल्यू को आप सिग्मा इंटू 4 पाई r² लिख दिया करना। जहां भी आपको आंसर सिग्मा में कन्वर्ट करना हो तो राइट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r²। तो यहां आप देख सकते हो बेटा, अंदर जीरो होती है फील्ड, बाहर वही है जो पॉइंट चार्ज की फील्ड है, बाहर वही है जो पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले ग्राफ बनेगा जीरो, पहले ग्राफ जीरो बनेगा यहां तक r इज इक्वल टू आर तक सरफेस, फिर फील्ड हमारी हाइपरबोलिकली ऐसे बने। तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ग्राफ हमारा r इज इक्वल टू आर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे मेरी क्लास।